गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली थी। ओके, निषेचन हो चुका है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब उस जाइगोट से हमको सबसे पहले तो करना है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया कि हमको उसको गर्भाशय के अंदर रोपित करना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, उसको पढ़ना है। और उसके बाद ग्रेजुएशन पीरियड के दौरान 9 मंथ तक क्या क्या उनके अंदर चेंजेस होते हैं वो हमको पढ़ने हैं। और उसके बाद प्रसव की क्रिया को कंप्लीट करवाना है, ठीक है, यानी बेबी को बाहर लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज और कल के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। 1 या 2 लेक्चर्स और हैं, उसके बाद ये 3rd चैप्टर अपना हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो टॉपिक कौन सा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। जो अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हमको कौन कौन सी क्रियाएं पढ़नी है, ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे पढ़ना है विदलन, जिसको अपन बोलते हैं क्लीवेज। दूसरी अपन को प्रक्रिया पढ़नी है मॉरुलेशन, ठीक है। तीसरा अपन को पढ़ना है ब्लास्टुलेशन, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है ब्लास्टुलेशन के बाद में इम्प्लांटेशन यानी रोपण, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पे ग्रेस्टुलेशन, ठीक है। फिर छठा जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंगजनन, और 7वां पॉइंट है प्रसव, पार्ट्यूरेशन, ठीक है। इस 7 पॉइंट के अंदर हम जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो अपन एक चार्ट बना लेते हैं और इस चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से हम बनाएंगे मोरूला, ठीक है। मोरूला से हम बनाएंगे ब्लास्टूला, ठीक है। इसी ब्लास्टूला का हो जाएगा इम्प्लांटेशन यानी रोपण, कहां पर? यूट्रस में, गर्भाशय में। इसका हो जाएगा इम्प्लांटेशन गर्भाशय में। फिर बनेगा ग्रेस्टूला, ग्रेस्टूला के बाद बनेगा एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और उसके बाद बनेगा फीटस, और जब इसका प्रसव होगा तब बनेगा बेबी, ठीक है। यहां तक की क्रियाएं अपन को पढ़नी है। तो जाइगोट से मोरूला बना, क्लीवेज के दौरान बना। मोरूला बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मॉरुलेशन कहलाती है। मोरूला से क्या बनेगा? ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? ब्लास्टुलेशन। फिर ब्लास्टूला
गर्भाशय में जाके रोपित हो जाएगा, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। फिर वहाँ पर बनेगा ग्रेस्टुला। ग्रेस्टुला बनने की जो क्रिया है वो कहलाएगी ग्रेस्टुलेशन। ग्रेस्टुलेशन से बनेगा, ग्रेस्टुला से बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, 3 महीने का जो एम्ब्रियो होता है, फिर 3 महीने के बाद का जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं अपन फीटस। और फीटस क्या रहता है, उसके बाद में हो जाता है फीटस से प्रसव होता है फीटस का, और उसके बाद बन जाता है बेबी। तो ये सारी क्रियाएं अपन को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब कुछ चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, एक तो होता है क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज को अपन बोलते हैं विदलन। ठीक है, और एक होता है आपके माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। उन दोनों के अंदर पहले अंतर पढ़ते हैं कि क्या होता है क्लीवेज और क्या होता है माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक टर्मिनोलॉजीज को। ओके, तो सबसे पहले अपन यहां पर लिख लेंगे विदलन। ठीक है, और यहां लिख लेंगे समसूत्री विभाजन। ओके, यानी इसको अपन बोल देते हैं माइटोसिस। ओके, और इसको बोल देते हैं अपन क्लीवेज। सबसे पहले हम इनका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं। तो देखो कि हमारे पास में क्या है, एक सेल है। हमारे पास में क्या हो गई, एक सेल है, और उस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है वो मान लो 4 ग्राम है, और न्यूक्लियस का कितना है 4 ग्राम। ठीक है, और माइटोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो माइटोसिस के अंदर भी साइटोप्लाज्म में 4 ग्राम और न्यूक्लियस है 4 ग्राम। क्लियर, ये 2 सेल है हमारे पास में। ठीक है, क्लीवेज के अंदर भी एक सेल है, दोनों सेल है, दोनों का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी कोशिका द्रव्य बराबर है, 4-4 ग्राम है, और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट भी बराबर है, 4-4 ग्राम है। ठीक है, इसके अंदर तो हम करवा रहे हैं क्लीवेज। इसमें तो हमने क्या करवा दिया है, क्लीवेज करवा दिया है, और इसके अंदर हमने करवा दिया है माइटोसिस। तो अब देखो क्या होगा, क्लीवेज और माइटोसिस जब अपन करवाते हैं तो इस तरीके से बनती है कोशिका क्लीवेज में। क्लीवेज में इस तरीके से कोशिका बनेगी और माइटोसिस में बनेगी इस तरीके से कोशिका। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस बन गए यहां पर, और यहां पर भी बन गए 2 न्यूक्लियस। ओके, ये भी 2n है, ये भी 2n है, यहां पर ये भी 2n है, और ये वाली भी 2n है। अब इसका कंटेंट अगर अपन देखें तो इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो तो हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट वो रहेगा 4 ग्राम। ये कितना रहेगा 4 ग्राम, ये भी कितना रहेगा 4 ग्राम। यानी साइटोप्लाज्म पहले क्या था 4, अब क्या हो गया 2-2। न्यूक्लियस पहले क्या था 4, न्यूक्लियस अभी भी कितना है 4 है। यहां पर देखें तो यहां पर 4 ग्राम ही रहेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और 4 ग्राम ही रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट, 4-4 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो मियोसिस और माइटोसिस, सॉरी क्लीवेज और माइटोसिस में आपको समझ में आया कि क्लीवेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आधा हो जाता है और यहाँ पे सेम रहता है। ठीक है, अब अपन न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशो अगर देखें, न्यूक्लियस देखो N को तो अपन बोलेंगे न्यूक्लियस और C को बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर N/C रेशो क्या था 1। ठीक है, 4/4 बराबर 1, और यहां पर भी क्या था NC का रेशो 1। ठीक है, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद NC का रेशो कितना हुआ 4/2 यानी 2। ठीक है, और यहां पर कितना हुआ 1/1, सॉरी 4/4 यानी 1। इसका मतलब क्लीवेज होने के बाद NC रेशो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले कितना था 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, तो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर माइटोसिस होने के बाद भी क्या रहता है, सेम रहता है।
यहाँ तक आ गया समझ में कि क्लीवेज के होने के बाद जो N/C रेशो है वो बढ़ जाता है, जबकि माइटोसिस के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गया। दूसरी चीज अपन क्लीवेज की अगर अपन बात करें तो क्लीवेज होता है जाइगोट में। क्लीवेज क्या होता है, कहाँ होता है, युग्मनज में। क्लीवेज कहाँ पर होता है, युग्मनज में। और माइटोसिस कहाँ पर होता है, कायिक कोशिकाओं में। माइटोसिस कहाँ पर होगा, कायिक कोशिकाओं में। माइटोसिस जाइगोट में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो युग्मनज तो विदलन तो होता है युग्मनज में, और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं के अंदर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। अगर अपन साइज की अगर अपन बात करते हैं, डॉटर सेल की साइज की, कि क्लीवेज होने के बाद कोशिकाओं की साइज क्या होगी, तो कोशिकाओं की साइज क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है। क्लीवेज होने के बाद कोशिकाओं की साइज कैसी हो जाती है, छोटी, और माइटोसिस के अंदर सेम रहती है, ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, ठीक है। तो क्लीवेज होने के बाद जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनकी साइज हो जाती है छोटी, पुत्री कोशिकाओं की साइज हो जाती है छोटी, और माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं की साइज क्या होती है, सेम होती है। क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज में G1 फेज और G2 फेज होती है एब्सेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ S फेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लीवेज में G1 और G2 फेज क्या होती है, एब्सेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ S फेज प्रेजेंट होती है। जबकि इसके अंदर G1, G2 और S तीनों फेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के दौरान G1, G2 और S तीनों फेज उपस्थित होगी, जबकि क्लीवेज के दौरान G1, G2 एब्सेंट होगी, सिर्फ S फेज क्या होगी, प्रेजेंट होगी। समझ में आ गया। क्लीवेज जो होता है बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है, ठीक है, और माइटोसिस बहुत ही स्लो प्रोसीजर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू क्लीवेज। समझ में आ गया। तो ये है डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज और माइटोसिस। पुत्री कोशिकाओं की साइज है, क्लियर। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्लीवेज पढ़ेंगे, फिर मॉर्युलेशन, फिर ब्लास्टुलेशन, फिर रोपण, फिर ग्रेस्टुलेशन, अंगजनन, प्रसव, सारी चीजें पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लीवेज, ठीक है, यानी विदलन। पहला जो स्टेप है वो है विदलन, क्लीवेज, ठीक है। तो देखो विदलन जो होता है, ठीक है, वो नाम दिया था वॉन बेयर ने। विदलन नाम किसने दिया, वॉन बेयर ने, ठीक है। दूसरी चीज, विदलन के फलस्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका कहलाती ब्लास्टोमियर। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका ब्लास्टोमियर
कहलाती है। ठीक है, तो विदलन के फलस्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका क्या कहलाएगी? ब्लास्टोमियर कहलाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विदलन कैसे होता है। विदलन किस में होता है बेटा? अभी अपन ने बताया विदलन होता है जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो अपन जाइगोट बनाते हैं और फिर उसके अंदर विदलन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है जाइगोट, और जाइगोट के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, सॉरी गलत बोल दिया, जाइगोट के अंदर क्या होता है? 2n होता है ना जाइगोट। ये जाइगोट का हो गया न्यूक्लियस, ये है 2n। ठीक है, इस जाइगोट के बाहर कौन सी लेयर होती है? इस जाइगोट के बाहर होती है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, कौन सी लेयर होगी? जोना पेल्यूसिडा। ओके, और इसके बाहर कौन सी लेयर होती है? कोरोना रेडिएटा। करवाया था ये? ठीक है, तो ये तो हो गया कोरोना रेडिएटा। ओके, ये वाली हो गई जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा जाइगोट। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे जाइगोट यानी युग्मनज। युग्मनज है 2n और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। कैसा है ये? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कैसा है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर होगा पहला क्लीवेज, इसके अंदर होगा फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, और पहला क्लीवेज होता है 30 घंटे के बाद, निषेचन के 30 घंटे के बाद। ठीक है, मैंने यहां पे लिख रहा हूं 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी यहां पर निषेचन के 30 घंटे बाद क्या होगा? क्लीवेज होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो देखो वापस से बना लेते हैं यहां पर, ये बीच वाली कोशिका हो गई, ये 2 कोशिकाएं बन गई। ये भी कैसी है? 2n, और ये भी कैसी है? 2n। ठीक है, इसके चारों तरफ कौन सी लेयर उपस्थित है? जोना पेल्यूसिडा। ओके, और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा। समझ में आ गया? तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यहां पे कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बन गई, तो ये है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइज जो है दोनों का सेम है, ध्यान रखना। साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये अंदर की कोशिका का साइज तो आधा आधा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन जाइगोट का साइज सेम है, ध्यान रखना बेटा। जाइगोट का साइज क्या है? सेम है। जब तक मैं बड़ा नहीं बनाऊं या बोलूं नहीं, तब तक आपको नहीं बनाना है। इस पूरा जाइगोट का साइज सेम है। जाइगोट का साइज हमेशा सेम रहेगा आगे तक, जब तक अपन ब्लास्टोला नहीं बनाते तब तक। ठीक है, तो इसका साइज क्या है? सेम है। हाँ, अंदर जो ये कोशिकाएं हैं ये डिवाइड हुई है और ये 2 छोटी कोशिकाएं बना ली है, और इन प्रत्येक कोशिका को अपन क्या बोला है? ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब इस 2 सेल्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर होगा क्या? सेकंड क्लीवेज। इसके अंदर क्या होगा? सेकंड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सेकंड क्लीवेज करते हैं अब, और सेकंड क्लीवेज होगा 60 घंटे के बाद। ये हुआ है आपका सेकंड क्लीवेज, और होगा 60 घंटे के बाद, 16 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी 60 घंटे के बाद जो है
दूसरा क्लीवेज हो रहा है। और इसके अंदर देखो क्या होगा, ये हो गया आपका जायगोट, ठीक है। इसके अंदर 3 कोशिकाएं बन गई, 2n 2n 2n, ठीक है। इसके चारों तरफ कौन सी लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, ओके। और इसके चारों तरफ है कोरोना रेडिएटा। क्लियर। तो अब ये कितना सेल स्ट्रक्चर है, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया यहां तक। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले सिंगल सेल था, इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज के दौरान 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 2 सेल के बाद 3 सेल स्ट्रक्चर इसके अंदर बन गया। और अब इसके अंदर होगा थर्ड क्लीवेज, ठीक है। तो मैं यहां बना रहा हूं थर्ड क्लीवेज होगा। और थर्ड क्लीवेज के दौरान क्या होगा, देखो बालक, ये हो गया बीच वाला, इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये 1 सेल, ये 2 सेल और ये 3 सेल। तो ये हो गया 2n 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 और 2n। कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई, ठीक है। ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, ओके। और ये हो गया कोरोना रेडिएटा। ओके। तो ये कौन सा सेल्ड स्ट्रक्चर है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 कोशिकाएं बन चुकी है। तो ये हो गया आपका क्लीवेज। तो क्लीवेज के दौरान क्या बनता है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें एक चीज बताओ मेरे को कि जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, क्या वो इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर के साइटोप्लाज्म के बराबर है या नहीं है, ये बताओ। ऑब्वियसली क्या है, बराबर है। कि ये अभी अलग अलग तोड़ी हुई है सेल, अभी तो एक के अंदर ही है ना, चारों सेल जुड़ी हुई है, देखो तो अलग अलग नहीं हुई। तो इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट इसके साइटोप्लाज्म कंटेंट के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। साइटोप्लाज्म कंटेंट इसका बराबर है, इसका भी यहाँ पे बराबर है। इट्स दैट क्लियर, समझ में आ गया। 2 सेल स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म कंटेंट और 3 सेल स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म कंटेंट बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर होगा। 2 का 4 से बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया है आपको, कोई दिक्कत है, डायग्राम बनाओ फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अपना पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, विदलन। अब अपन क्या करेंगे कि इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर से अपन को किसका निर्माण करना है, अपन को इस मोरुला का निर्माण करना है। तो मोरुला बनने की क्रिया क्या कहलाती है, मोरुलेशन कहलाती है। तो मोरुला बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, मोरुलेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मोरुलेशन। ठीक है। तो क्या होता है मोरुलेशन, तो मोरुलेशन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, मोरुलेशन कहलाती है। मोरुला निर्माण की क्रिया मोरुलेशन
कहलाती है। मोरुला निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? मोरुलेशन कहलाती है। और मोरुला जो होता है एक ठोस गेंद के समान होता है, ठोस गेंद के समान होता है, ठीक है। और दिखता कैसा है? मलबेरी जैसा। मलबेरी को बोलते हैं अपन शहतूत। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है जैसे शहतूत हो, ठीक है। तो मोरुला के निर्माण की क्रिया मोरुलेशन कहलाती है और ठोस गेंद के समान है, यानी मलबेरी स्ट्रक्चर है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन ने कहाँ छोड़ा था? अपन ने छोड़ा था 4 सेल्ड स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो देखो अपन ने वापस बना लेते हैं वो स्ट्रक्चर। टू एन 2n, ठीक है। ये इसके चारों तरफ की जो लेयर है वो होगी जोना पेल्यूसिडा, ओके। और इसके चारों तरफ होगी कोरोना रेडिएटा। ठीक है, यहीं पे छोड़ा था अपन ने। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर होगा बेटा वापस से क्लीवेज होगा, जिससे बनेगी 8 सेल स्ट्रक्चर और 8 से बनेगी 16 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और 8 से बनेगा 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपन बनाने वाले हैं 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही अपन ने क्या बनाया है? अंदर, ओके। फिर यहां पे अपन कोशिका बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। और अंदर बना रहे हैं अपन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 16 सेल स्ट्रक्चर। कितनी कोशिकाएं बन गई यहाँ पर? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हर कोशिका क्या कहलाएगी? ब्लास्टोमियर कहलाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था हर कोशिका क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या हो गया? जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, और इसके चारों तरफ क्या हो गया? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब इसको लेबल करो। अब देखो जो अंदर की कोशिकाएं हैं ना, ये अंदर की कोशिकाएं, इनके अंदर कुछ जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ये संधियां प्रेजेंट होती है इस तरीके से। और मैंने संधियां आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई है बच्चों। एक तो पढ़ाया है मैंने आपको टाइट जंक्शन पढ़ाया है, गैप जंक्शन पढ़ाया है, ध्यान दो, याद करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको एक एक करके अपन क्या कर लेते हैं? लेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रही है सेल, ये सेल है आपके परिधीय ब्लास्टोमियर, क्या है ये सेल? परिधीय ब्लास्टोमियर है। और इन परिधीय ब्लास्टोमियर के पास में टाइट जंक्शन, कौन सी जंक्शन है? टाइट जंक्शन, इनके पास में टाइट जंक्शन है,
ठीक है। और टाइट जंक्शन जो क्या करते हैं, लीकेज को रोकते हैं, प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को रोकेंगे, यानी एक्सचेंज नहीं होने देंगे मटेरियल को, ध्यान रखना, लीकेज को रोकेंगे, टाइट जंक्शन इनके पास में। और जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं इसको बोलेंगे आंतरिक ब्लास्टोमियर। ये क्या है, आंतरिक ब्लास्टोमियर है। और आंतरिक ब्लास्टोमियर के पास में होता है गैप जंक्शन, ठीक है, अंतराली संधि। और गैप जंक्शन क्या काम करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, मटेरियल जो है एक से दूसरे में जा सकता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, 16 कोशिकाएं, ये क्या है 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है उसको अपन बोलते हैं मोरूला। क्या बोलेंगे, मोरूला। तो मोरूला के बारे में अगर अपन लिखें तो मोरूला 8 से 16 कोशिकीय संरचना होती है। मोरूला क्या होती है, 8 से 16 कोशिकीय संरचना होती है, ठीक है। और मोरूला के पास में जोना पेल्यूसिडा भी प्रेजेंट होता है और कोरोना रेडिएटा भी प्रेजेंट होता है। ZP का मतलब है जोना पेल्यूसिडा, CR का मतलब है कोरोना रेडिएटा, और इसका मतलब है प्रेजेंट यानी उपस्थित, ठीक है। तो यहां पर मोरूला जो है वो 8 से 16 कोशिकीय संरचना है। जोना पेल्यूसिडा भी वहां पे प्रेजेंट है और कोरोना रेडिएटा भी प्रेजेंट है। अगर अपन साइज की बात करें तो जाइगोट की जो साइज है वो किसके बराबर होती है, मोरूला की साइज के बराबर होती है, ठीक है। अभी तक साइज चेंज नहीं किया, देखो साइज चेंज अभी तक अपन ने नहीं किया है, केवल ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ रही है। पहले ब्लास्टोमियर 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, तो 16 कोशिकीय स्ट्रक्चर कहलाता है मोरूला। यहाँ तक समझ में आ गया। और मोरूला बनने की जो क्रियाएं हैं वो कहलाती है मोरुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो क्या इसके बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है, इक्वल है। नीट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ जाइगोट क्या मोरूला के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बराबर है, तो आप बताओगे ट्रू, इट्स दैट ट्रू, ये सही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ जाइगोट यानी जाइगोट का जो कोशिका द्रव्यी कंटेंट है वो मोरूला के कोशिका द्रव्य कंटेंट के क्या होता है, बराबर होता है। नीट 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो चुका है मोरूला का, दिस इज कॉल्ड मोरुलेशन, ओके। अब अपन थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन, ठीक है। यहां तक उतारो, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके ओके अब जो अपने थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप कौन सी है, ब्लास्टुलेशन। ठीक है। अब देखो ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ब्लास्टुला, मोरूला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। मोरूला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है।
ठीक है। मोरुला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है, ठीक है। और अगर अपन मानव की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ह्यूमन में ब्लास्टुला को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मोरुला से अपन को क्या बनाना है? ब्लास्टुला बनाना है, ब्लास्टुलेशन की क्रिया करनी है। और मानव के अंदर ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अपन ने बताया, अपन ने पढ़ा था मोरुला। मोरुला अपन ने पढ़ा कि मोरुला जो होता है 8 से 16 कोशिकीय संरचना होती है। क्या होती है मोरुला? 8 से 16 कोशिकीय संरचना होती है, यानी 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे बनता है 32 सेल स्ट्रक्चर। इससे क्या बनेगा? 32 सेल स्ट्रक्चर। और इससे बनेगा 64 सेल स्ट्रक्चर। इससे क्या बन जाएगा? 64 सेल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये मोरुला के अंदर 8 से 16 कोशिकीय संरचना है, फिर 32 कोशिकीय संरचना है, और फिर 64 कोशिकीय संरचना है। और इसी 64 कोशिकीय संरचना को ही अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा क्यों होता है साइज? क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा, कोशिकीय संरचना, ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ेगी, जोना पेल्यूसिडा हो जाएगी रप्चर, और जोना पेल्यूसिडा के रप्चर होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। तो अपन देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। देखो ब्लास्टोसिस्ट का साइज जो है वो बढ़ गया है। ब्लास्टोसिस्ट का साइज जो है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, ठीक है। तो बनाओ। तो सबसे बाहर वाली जो कोशिका है, ये वाली, ये बाहर जाके व्यवस्थित हो जाती है ब्लास्टोमियर्स। नीट के अंदर इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा मेरे बच्चों। बहुत कंटेंट पढ़ा दिया है मैंने, बस आपका काम है पढ़ना। आप पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बाहर संरचना बनाई है हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर है बहुत सारी ब्लास्टोमियर। ओके, अब देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। देखो इसको और थोड़ा सा और सेल्स बना लेते हैं। ये है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। कितनी कोशिकीय संरचना है ये है 64 कोशिकीय संरचना। कौन सी संरचना है ये? 64 कोशिकीय संरचना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो बाहर वाली है, बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं अपन ट्रोफोब्लास्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है कि ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनाता है, ठीक है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हो गई एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस। ये पढ़ेंगे अपन इसके बाद में, ठीक है। जब अपन ग्रेस्टुलेशन पढ़ेंगे ना बच्चा, जब अपन ग्रेस्टुलेशन पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन 4 लेयर पढ़ेंगे। 4 लेयर कौन कौन सी है? एमनियन, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? एलेंटॉइस, यॉर्क सैक
और कोरियन, ये 4 लेयर पड़ेंगे। इनको बोलते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, और इनका निर्माण कौन करता है? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये किसका निर्माण करेगा? ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करता है। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो आपको अंदर सेल नजर आ रही है इसको बोलते हैं अपन इनर सेल मास। इसको अपन क्या बोलेंगे? इनर सेल मास, या फिर अपन इसको एम्ब्रियोजेनिक सेल भी बोल सकते हैं, सॉरी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एम्ब्रियोनल नॉब, यानी भ्रूणीय घुंडी। ठीक है, और ये भ्रूणीय घुंडी किसका काम करती है? ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। ये किसका फॉर्मेशन करेगी? भ्रूण का। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, ये भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये वाली कोशिका कौन सी हो जाएगी? इनर सेल मास हो जाएगी। एम्ब्रियोनल लो बोलते हैं, भ्रूणीय घुंडी बोलते हैं, किसका निर्माण करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, और आपको ये जो कैविटी नजर आ रही है, ये गुहा, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसील गुहा। ब्लास्टोसील गुहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लास्टोसील के अंदर कौन सी गुहा पाई जाती है, तो आप बताओगे ब्लास्टोसील गुहा। क्या मोरूला में ब्लास्टोसील गुहा पाई जाती, सॉरी, क्या मोरूला में गुहा पाई जाती थी? नहीं, मोरूला एक ठोस गेंद के समान स्ट्रक्चर, इसमें गुहा नहीं पाई जाती है, जबकि ब्लास्टोला में पाई जाती है ब्लास्टोसील गुहा। अब यहां पर इस ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये मैं बना रहा हूं यहां पर, ये वाली, ये सब में नहीं पाई जाती है, किसी किसी में ही पाई जाएगी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रॉबर सेल। इसको अपन क्या बोलते हैं? रॉबर कोशिका बोलते हैं, या फिर इसको अपन एमनियोजेनिक सेल भी कह सकते हैं। एमनियोजेनिक सेल भी कह सकते हैं। ये रॉबर सेल जो होती है, ये ग्लू सेल होती है, चिपकने वाली कोशिका, इसको अपन बोलते हैं ग्लू सेल। चिपकती है, ये ग्लू सेल होती है। ठीक है, तो यही, अब देखो जोना पेलुसिडा यहाँ पर नहीं है, कोरोना रेडिएटा भी यहाँ पर नहीं है। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा दोनों क्या हो चुकी है? रप्चर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर बना है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का साइज बड़ा हो गया है। बाहर वाले जो ब्लास्टोमियर्स है उनको अपन ने बोला है ट्रोफोब्लास्ट, जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करेगा। इस ट्रोफोब्लास्ट में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन रॉबर कोशिका। कुछ ट्रोफोब्लास्ट में पाई जाती है। एमनियोनिक सेल होती है, ग्लू सेल की तरह चिपकी कोशिका होती है। ठीक है, फिर ये वाली जो कोशिका होती है उसको इनर सेल मास बोलते हैं, एम्ब्रियोनल बोल भ्रूणीय घुंडी बोलते हैं, जो किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। यहां तक समझ में आ गया। इसी अवस्था में, इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन, यानी रोपण हो जाएगा। ठीक है, ये गर्भाशय जो है ना अपना, ये है गर्भाशय। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पर आएगा, ये देखो ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, और गर्भाशय की अंतःभित्ति। तो ये जो चिपकने वाली कोशिकाएं हैं, ये जो चिपकने वाली कोशिकाएं हैं, ये इस एंडोमेट्रियम से इस ब्लास्टोसिस्ट को चिपका देगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में रोपण होता है, तो आप बताओगे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण की क्रिया होती है। कौन सी अवस्था में होती है? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण की क्रिया होती है। ठीक है, तो अपन ने 3 चरण कंप्लीट कर लिए हैं, विदलन, मॉरुलेशन और ब्लास्टुलेशन। कल अपन स्टार्ट करेंगे इम्प्लांटेशन, फिर अपन को स्टार्ट करना है ग्रेस्टुलेशन, फिर पढ़ेंगे अंगजनन और फिर पढ़ेंगे प्रसव। ठीक है, ये चारों प्रोसीजर पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। यहां तक समझ में आ ही चुका है आपको, बहुत अच्छा टॉपिक है, देख लेना। और 2 या 3 लेक्चर के अंदर अब अपन इस चैप्टर को खत्म
कर देंगे। इट्स डेट क्लियर में बच्चों? थैंक यू सो मच, बाय।